पाकिस्तान में आप एक लॉ के प्रोफेशन को किस तरह से देखते हैं? कितने परसेंटेज जो हैं इसमें, या कितने अफराद हमारे पास लॉयर्स इस वक्त मौजूद हैं, या कितनी रग़बत है इस फील्ड की तरफ जाने में और क्यों रग़बत है? लॉ में एक वो कौन सी एबिलिटीज़ बच्चों में बुनियादी होनी चाहिए जिसके लिए आप कह सकते हैं कि इन एबिलिटीज़ को देखते हुए ये बच्चा जो है सूटेबल है इस फील्ड के लिए? लॉ की फील्ड में जाने के लिए वो कौन सी कदरें हैं या वो कौन सी रजीलतें हैं जो इंसान को वहाँ ले जाती है और वो कामयाब हो जाता है? दोनों पहलू हैं इसके। क्या कानून बनाने में लॉयर्स शामिल हैं इस वक्त, या कानून वो बनाते हैं जिनको कानून के बारे में इतना इल्म नहीं है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम बागबान में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि बागबान बच्चों की तरबियत के हवाले से हमारा प्रोग्राम है, जिसमें हम वालिदैन को मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आगाही देते हैं जिनका ताल्लुक़ उनके बच्चों की तालीम और तरबियत से होता है। बागबान की इस सीरीज़ में हम मुख्तलिफ़ सब टॉपिक्स को लेकर के चलते हैं, सब सीरीज़ को लेकर के चलते हैं, जिनमें एक ट्रैक जो हमारा चलता है वो करियर काउंसलिंग के ऊपर है, जहां हम मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस या करियर को लेते हैं, किसी एक करियर को, और उस पर डिस्कशन करते हैं किसी मुतखस्सिस एक्सपर्ट को बुलाकर अपने प्रोग्राम में। जैसा कि पहले भी हमने कुछ आईटी और मेडिकल के हवाले से डिस्कशंस किए थे। मकसद हमारा ये होता है कि एक तो वालिदैन को उस करियर फील्ड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिले कि वो करियर फील्ड क्या है, दूसरा हमारे मुल्क में उस करियर में क्या स्कोप है, और तीसरा जो सबसे ज़्यादा अहम मैं समझता हूँ, शायद दूसरों के नज़रियात इस पर ना हो, कि अखलाकी और दीनी एतबार से वो करियर कितना मौसर होता है इंसान की ज़िंदगी में। आज जिस करियर के बारे में हम गुफ्तगू करना चाहते हैं वो सिर्फ़ करियर ये नहीं है कि उसका ताल्लुक़ किसी स्पेसिफ़िक तबके से या किसी वक्त हमें पड़ जाता है, बल्कि वो मौजू है, वो करियर है जो इंसान की ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में किसी न किसी तरह से मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें खल्क़ किया, खिलकत के बाद अल्लाह ने हमें हिदायत का एक निज़ाम दिया, और इस हिदायत के निज़ाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक शरीयत अता की। शरीयत किसे कहते हैं? शरीयत यानी वो उसूल और वो कवानीन, वो कानून जिसके तहत इंसान को ज़िंदगी गुजारनी है, और न वो कानून जो सिर्फ़ एक फ़र्द के लिए है, बल्कि वो कवानीन जो एक माशरे के लिए हैं, यानी इंसान एक सोसाइटी में किन लॉज़ और प्रिंसिपल्स के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारे। अगर कानून ना हो तो क्या होता है? अगर कानून ना हो तो सबसे पहले इंसानी ज़िंदगी गैर महफूज हो जाती है। कानून है जो इंसानी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देता है, और दूसरा, अगर कानून ना हो तो इंसान को तरक्की, रुश्द और इर्तिक़ा के मौक़े नहीं मिलते। फिर कानून की जगह क्या आ जाता है? कानून की जगह माइट आ जाती है, कुदरत आ जाती है कि जिसके पास कुदरत होगी वही आगे बढ़ सकता है। जिससे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला हाल हो जाता है एक माशरे के अंदर। इसलिए एक माशरे की बका के लिए कानून बहुत बड़ी हैसियत और अहमियत रखता है। आज जिस करियर के हवाले से हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो करियर है लॉ। कि लॉ की फ़ील्ड में हमें क्या समझने की ज़रूरत है वालिदैन को, क्या इसके अंदर स्कोप है, क्या इसके फ़ायदे हैं, इसमें जाने के लिए बेसिक एबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए एक बच्चे के अंदर, कौन सा बच्चा सूटेबल है कि इस फील्ड में जाए, और वो इस फील्ड में जाने के बाद अपने मुल्क, वतन और दीन की किस तरह से खिदमत अंजाम दे सकता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुदस्सर चौधरी साहब, जो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल के कोऑर्डिनेटर भी हैं, और एक्स एडवोकेट रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, वेलकम टू आवर। जी वालेकुम अस्सलाम। इंशाल्लाह आप से हम तो मुस्तफ़ीद होंगे ही होंगे, जैसा कि मैंने बयान भी किया है कि हमारे मुखातिब वालिदैन होते हैं जिनको हम आगाही देते हैं उनके बच्चों के हवाले से, कि वो बच्चों की तालीम और तरबियत में जो चीज़ें उनके लिए ज़रूरी होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इसमें एक ट्रैक हमारा कैरियर काउंसलिंग का होता है। तो यहाँ मुख्तलिफ़ पहलुओं से उस प्रोफेशन को समझना चाहते हैं ताकि वालिदैन अपना जहन बनाएं कि अगर बच्चा ख़ुद से उस फील्ड की तरफ जाना चाहता है तो उसके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं,
और या वालिदैन उसको भेजना चाहते हैं किसी फील्ड में, तो उसके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं। मौजू आज का जो है वो लॉ के हवाले से जो आपसे ही मुताल्लिक है, आप ही इसमें स्पेशलिस्ट हैं, तो हम आपसे सिर्फ सवाल करेंगे, बाकी जवाब जो है वो आप इसमें इंशाल्लाह देंगे। यहाँ पर कानून का एक शुबा होता है कानून को बनाना, कानून लॉज को बनाना, दूसरा होता है लॉज को एग्जीक्यूट करना, इजरा करना, तीसरा होता है उसका तहफ़्फ़ुज़, बिल्कुल ऐसे, उसको डिफेंड करना। उसको हम अक्सर कानून तोड़ने वालों की दिफा करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि दिफा कानून की होती है, कानून तोड़ने वाले की नहीं होती है, क्योंकि कानून की दिफा होती है तो खुद ब खुद कानून नहीं टूटता, कानून बाकी रहता है। तो मेरा पहला सवाल आपसे एक जनरल होगा कि पाकिस्तान में आप एक लॉ के प्रोफेशन को किस तरह से देखते हैं, कितने परसेंटेज जो हैं इसमें, या कितने अफराद हमारे पास लॉयर्स इस वक्त मौजूद हैं, या कितनी रग़बत है इस फील्ड की तरफ जाने में और क्यों रग़बत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं हुर्रा टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने एक बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया हुआ है। आपके इस जो जवाब से पहले 2-3 बातें हैं अगर आप इजाज़त दें तो वो भी, सबसे पहले ये कि पेरेंट्स को हमेशा शौक़ देखना चाहिए कि बच्चे का शौक़ किस फील्ड में, कोई भी फील्ड छोटी या बड़ी नहीं होती, उसमें इंसान का शौक़ और उसकी जो तरक्की होती है, उसका जो उसके एक जो इनर फीलिंग होती है वो उसको ऊपर लेके जाता है। आगे आ जाते हैं, आप जहाँ तक लॉ की बात करते हैं, वो ये कि ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाकी काफ़ी सारे जो हमारे सिविलाइज्ड सोसाइटी हैं उनमें लॉ की तालीम बच्चे को जो 9th क्लास से ही दे दी जाती है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हर बच्चे को ये लॉ के जो बेसिक्स रूल्स हैं वो लाजमी तौर पे पता होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि जैसे ही बाहर निकलते हैं, निकलने से लेकर हर आपके जहाँ पे आपने जाना होता है, वापस आना होता है, आपको ज़रूर हर सूरत में आपका इस तबके से या इस तरह के आपको इनसे वास्ता पड़ता है कि आपने बाहर जाना है, पुलिस वाले के पास क्या इख्तियारात हैं आपको रोकने के, ये सारे मामलात हैं। गवर्नमेंट को इसको लाजमी सिलेबस का हिस्सा बनाना चाहिए। आगे आप आ जाते हैं कि वालिदैन या उनको क्या चाहिए, मसलन अगर वो अपने बच्चों को इस तरफ भेजते हैं ज़बरदस्ती, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। शौक़ से जो बच्चा आएगा वो तरक्की करेगा। आगे ये प्रोफेशन बहुत खूबसूरत है। अगर हम शरीयत के लिहाज से देखे जाए तो ये वली यानी कि अल्लाह ताला के नामों में अल वकील, हमने क्या करना होता है, वकील ने क्या करना होता है, एक बड़ा एक प्रिजम्पशन है, वो कहते हैं जी वकील झूठ बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। वकील ने सिर्फ कानून के मुताबिक जज को अपना बताना होता है, जज ने फैसला करना होता है किताब के मुताबिक। कानून बनाने वाले पीछे बैठे हुए पार्लियामेंट ने। अब जितना लेटेस्ट जो हमारी अमेंडमेंट्स, लेटेस्ट जो हमारा वक्त चल रहा है उसके मुताबिक उसको अमेंड उन्होंने करना होता है। हमारा काम क्या होता है, जज साहब को यानी कि आगे बैठे बंदे को हमने बता देना कि कानून ये है और इफेक्ट ये है, उसने फैसला देना होता है। अब अगर आप कहते हैं जी वालिदैन को इस तरफ लेके आना चाहिए कि नहीं लेके आना चाहिए, बच्चे का शौक़ एक तरफ हो गया। दूसरा, मैं सिर्फ लॉ के हवाले से नहीं, हर प्रोफेशन के हवाले से ये कहता हूँ, कभी भी पेरेंट्स बच्चों को प्रोफेशन में पैसे कमाने के लिए ना भेजें। हमारे यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है जी, तुम डॉक्टर बन जाओ बड़े पैसे कमाओगे, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ होनी भी नहीं चाहिए। ये खिदमत के लिए, अच्छा इस प्रोफेशन में आप मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, आपके पास बड़ा नाम बनाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, आप दीन की खिदमत कर सकते हैं, इसमें इस तरह का बहुत ज़्यादा स्कोप बड़ा वाइडर है। इस वक्त जी लाहौर में तकरीबन 40,000 के करीब हमारे जो वकला साहिबान हैं वो हैं, लेकिन पाकिस्तान में कितने हैं जी? पाकिस्तान में टोटल, पाकिस्तान में 2 लाख के करीब है, 2 लाख के करीब है। लेकिन और ये देखें जी हर साल हर 6 माह बाद, यानी ये एज कम्पेयर टू द रेशियो ऑफ लॉ वायलेशन जो एक माशरे में होता है, हर माशरे में लॉ वायलेशन होता है, कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा होता है। मैं ओवरऑल लॉ वायलेशन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ क्राइम्स की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वाइट कॉलर हो, ब्लू कॉलर, बिल्कुल जी, क्राइम्स की बहुत सारी किस्में हैं। क्राइम के वायलेशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए जितने लॉयर्स हमारे पास है, क्या वो उसको सेटिस्फाई करते हैं कि मीट करते हैं उसको? ये मेरे ये कंटिन्यूटी में इस बात का जवाब था, तकरीबन 2 लाख के करीब है। लेकिन अगर आप निकल जाते हैं कोई अच्छा वकील ढूंढने के लिए, आपको बड़ी मुश्किल से कोई 10 के करीब मिलेंगे। अच्छे वकील से क्या मुराद है? अच्छे वकील से मुराद ये कि जो हर वक्त कहते हैं जी, जो वकील है, अ लॉयर इज़ अ पर्सन हु नो एवरीथिंग अंडर द हेवन समथिंग,
यानी कि वो हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जानता हो। अच्छा, वकील को मेडिकल का भी नॉलेज होता है, हर प्रोफेशन के बारे में नॉलेज उसको होता है, होना भी चाहिए। अच्छे वकील से मुराद ये लेता हूँ जिसको ये लेटेस्ट जो चीज़ें चल रही हैं, लेटेस्ट लॉ का पता हो, लेटेस्ट चीज़ों का पता हो, मॉडर्न जो देखे कोई वाइट कॉलर क्राइम आ जाता है उसको पता हो, व्हाट्सएप क्या होता है, दूसरी ये चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन आजकल तो लॉ में स्पेशलाइजेशन नहीं हो गया, मिसाल फाइनेंस लॉयर्स और हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर आप एक क्रिमिनल का केस लेते हैं ना, उसमें 10 डिफरेंट एंगल से आपको हर लॉ को टच करना पड़ता है। एक अच्छा जो वकील है, मैं उसके बारे में कह रहा हूँ, वो बड़ी मुश्किल से आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। हाँ, जो अच्छे वकील हैं उनकी कमी इतनी ज़्यादा कि उनके पास कभी काम ही ख़त्म नहीं होता। दूसरी एक और बात मैं इस प्रोफेशन की सबसे खूबसूरत बता दूँ, इस प्रोफेशन में कभी भी एज की एक्सपायरी नहीं है। मसलन अगर आप वकील बन गए, आप जज बनना चाहते हैं, अगर आप 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ आते हैं तो आप सिविल जज बन सकते हैं। आप कहते हैं जी मेरी तो एज एक्सपायर हो गई है, मसलन 35 साल है, 35 ईयर एज के बाद कहते हैं मुलाजमत नहीं मिल सकती, उसके बाद आपके लिए और ज़्यादा बड़ा चांस आ जाता है। आप उसके बाद एक एडिशनल सेशन जज वो बन सकते हैं, उसमें आप ADPP हैं, DDPP हैं, DPG हैं, आप यानी कि ये जो अभी आपने बात की, अगर मैं सिर्फ नाज़रीन के हवाले से अगर थोड़ी सी इसको क्लैरिफाई कर दें कि इसके लेवल्स क्या होते हैं लॉ में। मिसाल एक LLB से शुरू होता है जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, उसके बाद क्या क्या लेवल्स होते हैं, क्या पोजीशंस होते हैं जज तक पहुंचने के लिए, चीफ जस्टिस तक? एक जो वकील है वो बनने के लिए LLB इनफ। मैं एक बहुत बड़ा नाम लूँगा, SM ज़फ़र, बहुत बड़ा नाम गुजरा और इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने अपना नाम बनाया। तो उनकी बेसिक एजुकेशन सिर्फ LLB थी, BA LLB। आगे जो होता है वो अपने शौक़ है कि आप LLM करें, मज़ीद आगे चले। जो जज बनने की क्वालिफ़िकेशन है उसकी क्वालिफ़िकेशन LLB ही है बेसिक, लेकिन एक्सपीरियंस है कि 2 साल उसको वकालत में रहना पड़ेगा, फिर वो एक सिविल जज बन सकता है। यानी कि एक 17 ग्रेड के, 18 ग्रेड के, अगर वो इससे ज़्यादा ऊपर जाना चाहता फिर उसको लॉ की स्टैंडिंग 10 साल की चाहिए। तो ये जो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, बैरिस्टर, सॉलिसिटर, तो शायद यहाँ नहीं इस्तेमाल होता है जी, वो बाहर के सॉलिसिटर, बैरिस्टर, इसमें कि फिर क्या फ़र्क होता है? इसमें ये फ़र्क होता है कि ये जो फॉरेन क्वालिफाइड होते हैं, ये वर्ड उनके लिए यूज़ होते हैं। तो अल्टीमेटली है वही एक बार कौंसिल, उसमें आपका अंदराज होता है, ठीक है। दूसरा ये जो मैंने आगे पहले आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं कि कमी बहुत ज़्यादा है काबिल वकील की। इसमें जो एक्सपायरी नहीं है, इसमें आपके पास इतने ज़्यादा एटमॉस्फेयर है, इतने ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप कोई सरकारी उसकी तरफ जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, फिर भी आपके पास बेअपना इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं। कोई भी इदारा, इवन देन कि ये आपका इदारा, इसमें एक ना एक लीगल एडवाइज़र ज़रूर होगा, क्योंकि वो डेफिनेटली वो बड़ा लीगलाइज उसको करना होता है चीज़ों को, इसीलिए इसकी कमी बोल। लेकिन पढ़े लिखे लोगों की इस प्रोफेशन में कमी है। दूसरी बात यह है जो मैंने पहले कही, पैसे कमाने के लिए जो है ना, वो आप जहन से ये चीज़ निकाल दें कि मैं पैसे कमाने के लिए इस प्रोफेशन में आ रहा हूँ। हाँ, रिस्पेक्ट बहुत है, पैसे बहुत है, ये चीज़ें बहुत है, लेकिन इस प्रोफेशन का एक आप डिसएडवांटेज कह रहे हैं, एडवांटेज कह रहे हैं, वो ये है कि ये बड़े कछुए की तरह जो है ना वो आपको आना पड़ता है। जो अगर कोई अर्न करने के लिए इसमें आए तो कोई 6-7 साल का घर वालों को अल्टीमेटम दे के आए। ये कछुए की तरह एक प्रोफेशन, आपने बहुत आहिस्ता जो आपका नाम, आपका लेवल जो बनता है उसमें टाइम लगता है। लेवल के अलावा आप जो लोग हैं जो आपको लिटिगेशन देते हैं, वो कभी भी टू यंग को, वो पहले तो 3 साल यही समझते कि यार अभी तो ये स्टडी कर रहा है। ये इस वाले से बहुत स्लो प्रोफेशन है। आराम से कोई 2-4-5 साल के बाद आप समझ लें कि इसमें थोड़ा सा आपका कैरियर बनना शुरू हो जाएगा। अगर कोई पेरेंट्स इसलिए आना चाहते हैं कि इसमें आके वो कोई वेरी अर्ली कोई जो फाइनेंशियली वो हो सकता है स्ट्रॉन्ग, तो ये बहुत शाज़-ओ-नाज़ुर बहुत कम है। क्या इसमें हायर एजुकेशन नहीं होता है LLB के बाद, जिसके अंदर ज़्यादा बहुत है? इसमें तो अब इतनी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन आ गई है, साइबर लॉ है, FIA लॉ है, अब तो बहुत ज़्यादा खला बाकी है। उसके बाद एक LLM की तरफ अब इसकी हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन के अलावा इसमें अब स्पेशलाइजेशन बहुत आ गई है। हर प्रोफेशन का जो है ना, नैब, FIA, ये सारी चीज़ों का एक अलहदा से एक वो स्पेशलाइजेशन निकल गई है सारी चीज़ों की। बिसाइड दिस अभी जिस तरह आपने बताया कि अल्लाह ताला की ज़ात ने कुछ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे एक जो अजीम शख्सियत इंटरनेशनल, उसकी खिदमत करने का मौका जो दिया गया 2019 से लेकर 2021 तक, उनका नज़रबंदी का केस मैंने लड़ा। बड़े पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वकला से, लेकिन उनका एतमाद मुझ पर ही क्यों। मैं एक चीज़ बता दूँ जो मैंने हर प्रोफेशन के हवाले से देखी है, जो डॉक्टर साहब से मैंने सीखी है ना,
इंसान की मेहनत से ज़्यादा उसका खुश अखलाक, उसका डाउन टू अर्थ और उसका जो आप कहते हैं ना कि लोगों से मिला और खिदमत खलक, इंसान को खिदमत खलक हर प्रोफेशन में बहुत बहुत जल्दी बहुत इससे ऊपर तक लेके जा सकती है। ये मैं ला के वाले से नहीं, अगर कोई मेडिकल का है, कोई जिस भी प्रोफेशन से, मैं अपने प्रोफेशन की ये खूबसूरती बता रहा हूँ कि उसमें अगर आप कहें तो मैं एक पर्सनैलिटी को कोडिफाई भी कर सकता हूँ। जो साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार महमूद चौधरी साहब को इंटरनेशनल अवार्ड भी उनको मिला, तीसरे वो पाकिस्तानी जिनको इंटरनेशनल अवार्ड मिला। उनसे जब गुफ्तगू हुई तो मैंने कहा सर ये किस तरह इंसान बहुत ज़्यादा, आपने जिस तरह इतना बड़ा नाम बना लिया, बड़े चीफ जस्टिस आए चले गए, आपका नाम। उन्होंने कहा जी सिर्फ एक चीज़, खिदमत खलक, गरीबों का मुफ्त केस में लड़ता था और चोरी चोरी जिसका मुझे और मेरे अल्लाह को पता होता था। ये वो चीज़ है जो हर प्रोफेशन में, इस प्रोफेशन के अलावा हर प्रोफेशन में ये चीज़ इंसान को बहुत आगे लेके जाती है। और दूसरा, पहले नंबर पे खिदमत खलक मैं कहूँगा, मेहनत ज़रूर है ठीक है, लेकिन मैं दूसरे नंबर पे मेहनत को लेके जाऊँगा। और ये खिदमत खलक और मेहनत, और ये प्रोफेशन बहुत ज़्यादा इसकी खूबसूरती यह कि आपको एक तो बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, बहुत ज़्यादा, जहाँ पे भी आप चले जाएंगे आपको देखने का एंगल लोगों का थोड़ा और होता है कैरियर। लेकिन अगर फाइनेंशियली कोई बंदा फौरी आके जंप करना चाहिए, उसके वाले से मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उस हवाले से ये बहुत ज़्यादा कछुए की तरह आपको चलना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स इस फील्ड को इसलिए अपने बच्चों के लिए सेलेक्ट, बच्चा तो शौक से जाएगा, खुद से जाना चाहता है, वो एक अलग है। मैंने बताया कि लेकिन हमारे कल्चर में बहुत कम होता है कि बच्चा अपनी मर्जी से कैरियर सेलेक्ट करता है। हमारे कल्चर में ज़्यादा ये होता है कि पेरेंट्स ही फोर्स करते हैं कि आपने कहाँ पे जाना है। तो चाहे जो भी हो सिचुएशन, लेकिन ये अच्छी बात की आपने कि इसमें कमर्शियल बेनिफिट्स बहुत स्लो है, लेकिन बहुत ज़्यादा है, वो भी सेलेक्टिव लोगों के लिए, हर एक के लिए तो शायद नहीं, नो ऐसा नहीं है। अच्छा देखिए, इसमें जो एडवांटेज भी एक सबसे ज़्यादा जो है, देखिए अगर बाकी प्रोफेशन की किसी प्रोफेशन, मैंने पहले कहा कि सारे प्रोफेशन बहुत रिस्पेक्टेबल है। इवन देन के जो एक कोई जूते बनाने वाला बैठा है वो भी रिस्पेक्टेबल है, उसकी वजह से तो हम आगे चलते हैं सर। जो बात है ना इस प्रोफेशन में जब स्लो है ना, फिर इसके बाद रिवार्ड बहुत ज़्यादा, अगर मेहनत की हुई है तो इतना ज़्यादा रिवार्ड है। मसलन एक डॉक्टर, हम तो देखते हैं अक्सर वकला जो है कोर्ट के बाहर फॉर्म्स ही फिल कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, कोई एफिडेविट करा दे, कोई कुछ करा दे। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्लर्क होते हैं और फेक लायर होते हैं। अच्छा, जो पढ़ा लिखा अच्छा लायर है उसके लिए कछुए की तरह वो जाएगा, फिर बहुत ऊपर जाएगा। मतलब आप बाकी प्रोफेशन में देख लें, अगर एक डॉक्टर है, दूसरा वो 300 रुपये लेगा, 500 रुपये, लेकिन वकला की है कि इसकी फ़ीस ही वो 50 लाख, 30 लाख, 1 करोड़। और दूसरी बात ये कि फिर जो FPR वगैरह वो हमारे पर इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस नहीं, वो कहते हैं भाई मैं प्रोफेशनल वकील हूँ, मैंने अगर 1 करोड़ फीस लेनी है तो मेरी मर्ज़ी, आप ना मुझे हायर करें। ये इसमें अगर कछुए की तरह है ना, अगर आपने मेहनत की है उस कछुए की चाल के वक्त में, फिर आपके लिए रिवार्ड बहुत है और रिवार्ड फिर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपने उस वक्त टाइम ज़ाया किया, जो मैं इसमें जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज मैं बता दूं, हमारी जो यंग जनरेशन है वो टाइम ज़ाया करती है और बहुत ज़्यादा ज़ाया करती है। वो बस वकील बन गए हैं, उसके बाद वो कहते हैं जी हमारे से सुपीरियर है ही कोई नहीं पाकिस्तान में, फिर लड़ना, बार में बैठ जाना, चाय पीनी, जिसकी वजह से सारा कैरियर का उनका बेरागड़क होता है। मैंने आपको सबसे पहले बताया, वो एक अच्छा वकील ढूंढने के लिए आप निकलेंगे ना, आपको मुश्किल से मिलेगा। ये तो आपके सवाल का मैंने पहले जवाब दे दिया है। लेकिन वो मैं अपने प्रोफेशन के अलावा हर प्रोफेशन का कहूँगा, हाँ हो सकता है मेडिकल की फील्ड में या दूसरी फील्ड में जल्दी थोड़ा अर्न अच्छा स्टार्ट हो जाए, इसमें अर्न बहुत लेट स्टार्ट होगा, टाइम लगेगा, लेकिन फिर बहुत ऊपर तक जाएंगे, उसके लिए जो मेहनत करेगा। लेकिन इसके साथ साथ 2 चीज़ें जो मैं पहले कह रहा हूँ कि खिदमत खलक फर्स्ट, सेकंड प्रायोरिटी पे मेहनत। एक ऑन एवरेज, क्योंकि ये हमारा भी दिलचस्पी का मौजू नहीं होता है कि किसी फील्ड में कौन कितना कमाता है, हमारा तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि खिदमत खल्क और माशरे के लिए कौन सा प्रोफेशन कितना काम आता है। लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के ऑन एवरेज एक LLB पास आउट लॉयर 3-4 साल में कितना कमा लेता है मंथली? तकरीबन अगर वो 5 साल के बाद की मैं बात करूँगा, फिर वो एवरेज 1 लाख के राउंड अबाउट पहुँच सकता है। लेकिन अगर आफ्टर 2 ईयर वो अगर एग्ज़ाम दे देता है सिविल जज के, अगर वो सिलेक्ट हो जाता है तो उसके लिए 2 लाख के करीब पहुंच जाएगा। गाड़ी भी मिल जाती है, 2-3 मुलाजम भी उसको मिल जाते हैं, ये भी पॉसिबल है। यानी कि इसके मल्टी डिमेंशन बहुत ज़्यादा। अब इसमें डिफरेंस इतना ज़्यादा है, मेरी PR अगर 10 लोगों में है तो मैं हो सकता है मंथली जो है 10,000 भी ना कमा सकूँ। लेकिन अगर आपकी PR बहुत ज़्यादा है तो आप हो सकता है जो
2 लाख प्लस भी कट जाए, इसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम। आपका लोगों के साथ मिलना कैसा है, लेकिन खिदमत की जहाँ तक बात है, आप इस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं कि इंसाफ के लिए जो आपने एक लम्हा भी आपने दिया, तो वो तो कोई शक नहीं कि एक सोशल प्रोफेशन है। सोशल प्रोफेशन में खिदमत के मौके, जैसे डॉक्टर हैं, लॉयर बिल्कुल हैं, ऐसे वो ही तो सारे सोशल प्रोफेशन है, तो बिल्कुल ऐसे ही। इनके अंदर डेफिनेटली खिदमत का पहलू होता ही होता है। हर चीज़ को इंसान किसी भी प्रोफेशन को जब इंतखाब करता है, एक तो शौक़ होता है, शौक, लेकिन शौक़ के साथ उसके अंदर एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो हर फील्ड के लिए कुछ ना कुछ बेसिक एबिलिटी इंसान के अंदर होनी चाहिए, जिसमें वो जो उसको कामयाब कर देती है उस फील्ड में। तो लॉ के लिए मिसाल, अगर किसी को सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग करना है, मिसाल उसमें पेशेंस बहुत चाहिए, घंटों एक ही जगह बैठ के उसको थिंकिंग करनी है, कोड फेल होता है, एरर आता है, सब्र बहुत चाहिए उसको। बिल्कुल। उसी तरह से लॉ में एक वो कौन सी एबिलिटीज़ बच्चों में बुनियादी होनी चाहिए, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि इन एबिलिटीज़ को देखते हुए ये बच्चा जो है सूटेबल है इस फील्ड के लिए। जो आपने कहा शौक से सारे नहीं आते हैं, बाज़ लोग जो है मजबूरी से आते हैं, उनको घर वालों की तरफ से बड़ा, हमारे साथ भी कुछ क्लासेस जिनको फोर्स करके भेजा गया है, मुझे शौक़ से नहीं आते। पहले तो शौक़ होना चाहिए लाजमी। दूसरी बात यह है कि जो हमने सीखा है वो ये है कि जो इसमें जो नालायक बच्चा है ना, वो कामयाब हो सकता है। जो इनरेगुलर यानी कि जो लापरवाह बंदा है ना, वो इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकता। वो बंदा जो अपनी ज़िम्मेदारी को सही से समझता हो ना, चाहे वो नालायक है, चाहे वो ज़्यादा ज़हीन नहीं है, वो इसमें कामयाब हो जाएगा। वो सक्सेसफुल, उसकी वो एक अच्छा वकील बन जाएगा, लेकिन भाई वो लगा रहे अपने काम के ऊपर। तो ये नहीं है कि इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा वो जी एक्टिव माइंड होना चाहिए, फलां इस तरह की बात अब नहीं है। मिसाल अगर हम यहाँ देखें तो 2 टाइप के लॉयर्स को हम क्लासीफाई कर देते हैं। एक लॉयर वो है जो कोई झूठ नहीं बोलते हैं, बिल्कुल जेन्युइन काम करते हैं, यानी वो किसी कोई गलत केस नहीं लड़ेंगे, किसी मुजरिम की दिफा नहीं करेंगे, हक की दिफा करेंगे यहाँ पर। एक वो हो गए। दूसरे वो हैं जो सब कुछ कर जाते हैं, प्रोफेशन है, बड़े से बड़ा मुजरिम क्यों ना आ जाए, उनको करोड़ों रुपए दे दो, कहेंगे हम आपको निकालेंगे इस केस से बाहर, और निकालते भी हैं, नज़र भी हमें आता है यहाँ पर। तो इन दोनों कैटेगरीज को देखें तो एक लॉयर जो क्रिमिनल के डिफेंड में उसको बचा भी लेता है, इसका मतलब वो ज़हनी तौर पे चालाक तो बहुत है ना, उसको सारे हरबे पता है कि कैसे निकालना है, ये उसकी बुनियादी एबिलिटी है। एक लॉयर जो कहता है उसके सामने करोड़ों का केस आ जाए, कहते नहीं तुम मुजरिम हो, मुझे पता है, तुम खुद कहते हो मुजरिम हो, मैं कैसे आपकी दिफा करूं। इसका मतलब उसके अंदर हक परस्ती है, उसके अंदर सदाकत है, ये उसके अंदर वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो इनको अगर हम मद्देनज़र रखें तो एक तरफ वैल्यूज़ हैं, एक तरफ वाइसेस हैं, एक तरफ अक़दार हैं, एक तरफ रजीलतें हैं। तो ये दोनों को अगर हम सामने रखें तो लॉ की फील्ड में जाने के लिए वो कौन सी कदरें हैं या वो कौन सी रजीलतें हैं जो इंसान को वहाँ ले जाती है और वो कामयाब हो जाता है। दोनों पहलू हैं इसके। देखिए, पहले तो ये जो फिनोमिना है ना कि एक राइट और एक रॉन्ग होता है, ये फिनोमिना गलत है, ठीक है। इसको मैं आपको बताता हूँ, होता ये है, कोई भी जो मुलजिम है, कोई भी जो वकील के पास आता है ना, कभी भी पहली बात है उसने आज तक आके वकील को ये नहीं बताया जी मैंने जनाब ये गलत कर दिया है। वो सबसे पहले मेरे भी प्रोफेशन में जहाँ तक मैंने देखा है ना, इवन देन के मर्डर भी करके आते हैं, वो आगे से स्टोरी जस्टिफाई क्राइम तो क्लियर है, लेकिन मैं इस हद तक मैं मजबूर था कि अगर मैं ना करता तो मैं चला जाता। पहले तो अपनी फिनोमिना ये इस हवाले से गलत हो कि हमें आज तक वकील को आगे कभी किसी ने ये बताया ही नहीं है कि मैं गलत हूँ। दूसरी बात यह कि वकील के झूठ बोलने से, कोर्ट में खड़े होने से कभी कुछ नहीं होता। तो देखें ना, अल्लाह ताला की बारगाह में भी कुरान कहता है कि ये जो मुजरिम जिनकी किताबों में हमने जुर्म लिखा हुआ, ये भी आगे जस्टिफाई करेंगे वहाँ पे कि हमने इसलिए किया, किसी ने मुझे गुमराह किया, किसी ने कुछ किया। वो मैंने एक बात बताई है ना कि यार कि वकील को आगे कोई बंदा सच नहीं बताएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वकील के झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। होता क्या है जो वही हमने सिर्फ ना फाइल और चीज़ों के राउंड अबाउट रहना होता है, उन चीज़ों से, उनके अंदर से हमने कोई ना कोई चीज़ निकालनी होती है। मसलन पुलिस ने, या जो अगर मर्डर या इस तरह क्रिमिनल साइड पे चली जाए तो जितनी फाइल है वो सारी पुलिस ने तैयार करके हमें प्रेजेंट करनी होती है या कोर्ट में जमा करवा देनी होती है। तैयार तो उन्होंने की, अब उसके अंदर से हमने निकाल के बियॉन्ड, यानी कि बियॉन्ड द लॉ हमने नहीं जाना होता, विद इन द 4 कॉर्नर ऑफ लॉ रहते हुए हमने उसके लिए कोई वो पॉइंट निकालना होता है। दूसरी बात ये जो आप बात करें कि एक साइड पे रॉन्ग है, राइट है, ये आप हर जगह पे देख लें, आप मीडिया की फील्ड देख लें, आप डॉक्टर की फील्ड देख लें, आप कोई भी प्रोफेशन देख लें, राइट रॉन्ग हर फील्ड के अंदर
बुरे और अच्छे लोग मौजूद हैं, वो डेफिनेटली हमारे अंदर भी मौजूद होंगे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो फिर फैसला आ जाता है आपके ज़मीर के ऊपर। लेकिन अगर एक इंसान अच्छे से स्टडी करके अच्छा वकील बन के चलेगा 2, 3, 4 साल के बाद लाजमी, क्योंकि वकील ना भी हो, एक अल्लाह ताला की ज़ात का अपना भी तो वादा है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है, तो मेहनत रहा नहीं जा सकती। 2, 3, 4 साल लगाएगा, एक अच्छा वकील बन के अच्छी अर्न करने की तरफ वो चला जाएगा, क्योंकि एक अल्लाह ताला की ज़ात का निज़ाम है, मेहनत है, वो उसने की है, किताब बुक्स जो है उसने पढ़ी है। और ये बहुत कम जगह पे आता है कि शायद वकील के झूठ बोलने से कोई जो है ना बच जाए, तो वो तो सिर्फ एक इंडियन की फिल्मों में होता है, जनाब इसने कत्ल नहीं किया जी, चले जी छूट के, ऐसी बात नहीं है। उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, हमने विद इन 4 कॉर्नर ऑफ लॉ उसके अंदर से कोई रास्ता निकालना होता है कि ये जनाब लॉ के अंदर ये एक्सेप्शन है, इसके ऊपर मैं जो पॉइंट है ना वो इसके ऊपर मैं खेल सकता हूँ, इसके ऊपर कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन ऐसे बहुत से केसेस नज़र आते हैं जहाँ पता होता है कि एक दहशतगर्द है या कोई है जिसने ओपन क्राइम किया हुआ है, लेकिन फिर भी उसको या तो बच जाता है या वो सज़ा नहीं मिलती जिससे उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा की जहाँ तक बात है, ये देनी होती है जज तो जज जो सामने बैठा जाए, उसमें वकील का कोई कंसर्न। और ये तो मैंने पहले बताया कि अच्छे बुरे हैं, लाजमी है। जो आप बात करते हो जो दहशतगर्दी है जो करता है, क्योंकि मेरा तो प्रोफेशन है, कभी आपने उन लोगों को नहीं सुना, कभी आप उनको सुनेंगे तो आप किसी वक्त कह दें कि यार किया तो इसने भी ठीक है। ये मैंने आपको बताया ना कि आके अब जो लोगों का दूसरा रुख होता है वो कुछ और होता है, कि वो किस कंडीशन में था, किस वो पेन में था। आल तो गलत है, एक्ट गलत है, उस एक्ट को किसी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अच्छे बुरे लोग सारे हर जगह पे, कोई किसी प्रोफेशन से भी ना हो, दर्जी की तरफ चले उसमें भी अच्छे और बुरे लोग मौजूद है, कोई करप्शन करता कोई नहीं करता, ये चीज़ें साथ है। सज़ा आप ठीक कहते हैं, मैं ये बात बिल्कुल कह सकता हूँ कि इंसाफ पाकिस्तान में जो है ना, अब बहुत सारी चीज़ें आपने देखा है कि एक इंसान दुनिया से चला जाता है, 10 साल बाद उसका केस टेकअप हो रहा है। बहुत अफसोसनाक बात है। इंसाफ का जो सिस्टम है पाकिस्तान में इंतहाई सुस्त, और जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है इसमें भी देख लें कि पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ देने में 138 नंबर पे आई हैं। बात ये अफसोसनाक है, और इसके ऊपर मैं आप कह लें कि सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं, ये आप कह सकते हैं, इस चीज़ पे ज़रूर कह सकते हैं जैसे होना चाहिए था जितनी क्यों नहीं वो है, क्यों इतना टाइम लगता है केसेस में, क्या बुनियादी वजह है इसकी? इसमें कुछ चीज़ें तो मैं ऑन एयर नहीं भी कह सकता, क्योंकि उसमें बाद में फिर हम दोनों को जाना पड़ेगा बाद में जाके उधर। ये बात चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पे जजेस की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आप चले जाएं एक जज के पास 138 केस लगे हुए हैं कल, एक सिविल जज के पास, तो मैं हैरान रहता हूँ ये देख के कि वो तो 138 साइन करे ना शाम तक, फाइलें नहीं पूरी हो सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है, जजेस की बहुत ज़्यादा कमी है। वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, फ़ंड नहीं है, इनको किस तरह आगे लेके चलेंगे। और कुछ जो हैं लेकिन उनमें फिर वो उनका निज़ाम बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत सारे इसमें फैक्टर आ जाते हैं, और ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इंसाफ का जो सिस्टम है सेटिस्फैक्ट, मेरा प्रोफेशन है, सब कुछ है, लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ को ऑन करता हूँ कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। कुछ बातें जो ऑन कैमरा कही नहीं जा सकती, लेकिन वो नाज़रीन समझ जाते हैं इस चीज़ को कि वो क्या बातें हो सकती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ये भी हैं, इसमें फैक्टर भी है। अब एक जज के पास 138 केस लगे हुए, 140 केस लगे हुए, सुबह आपने 9 से लेकर 4 बजे तक बैठना, 140 पेज आपको दे दिए जाए, आप पढ़ क्या सकेंगे? आप तो 100 पेज साइन करके फिर बाद में रेस्ट करेंगे, फिर तो सिर्फ साइन ही साइन के लिए इतना टाइम चाहिए। ये जो सिस्टम आप बता रहे हैं कि इंसाफ से आप सेटिस्फाइड नहीं है, इसका नुकसान और इसका असर तो कौम पर होता है ना, फर्क पर होता है बहुत ज़्यादा। देखिए, एक बेकसूर है, उसको किसी ने केस में डाल दिया है, वो 10 साल तक के उसमें उलझा हुआ है, वो स्ट्रेस में, ऐसे हो उसका रहा है। सब कुछ जो ख़त्म हो गया है, क्योंकि उसने कोई जुर्म भी नहीं किया था, बेकसूर था, सिर्फ उसको 10 साल लग गए ये प्रूव करने के लिए कि मैं मुजरिम नहीं था, मैं बेकसूर था। तो उससे कितना नुकसान हुआ एक शख्स का, उसकी फैमिली का, उसके माशरे का? देखिए, ये आप कहते हैं अगर नहीं ये हो रहा है, ये बहुत सारे बेकसूर लोग जो अंदर पड़े हुए और बिल्कुल हैं, उसमें क्वालिफाइड लोग भी हैं सारे। इसीलिए तो पहले कहा गया है कि नाइंसाफ़ी के बगैर माशरा नहीं चल सकता, नाइंसाफ़ी के बगैर माशरा नहीं चलता। ये नुकसान पूरी कौम का, और हालात इस वजह से आपके सामने किसी को एतमाद ही नहीं है किसी भी अदारे के ऊपर। करप्शन से, रिश्वत से, इन चीज़ों से तो माशरा बुराई से चल सकता है, नाइंसाफ़ी से माशरा कभी नहीं चल सकता। तो ये माशरा चल भी नहीं रहा ना। वो आप रिज़ल्ट देख लें, इस वक्त हर बंदा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, और किसी को अपने जुडिशल सिस्टम से या जो हमारे अदारे हैं उससे उसके ऊपर किसी को बिलीव ही नहीं है। आप इम्पार्शियल इस चीज़ का तजिया करवा लें।
एक तो बात की हमने लॉ की, नाइंसाफ़ी की, लेकिन कानून बनाना, क्या कानून बनाने में लॉयर्स शामिल हैं इस वक्त, या कानून वो बनाते हैं जिनको कानून के बारे में इतना इल्म नहीं है? कानून वो बना रहे हैं जिनको कानून का बिल्कुल भी पता नहीं है। होना ये चाहिए था कि कोई ऐसा भी कोई कानून बनाए, कानून बनना चाहिए कि कानून बनाने में कानून बनाने वाले ही शामिल हों, वो जो जिसने फेस करना होता है, जिसको पता होता है। कानून बनाने वाले कौन है वो आपको मुझे पता है, वो तो वो लोग हैं जिनको पता ही कोई नहीं, जो आप अपना आधी ज़िंदगी बाहर रहते हैं, यहाँ पे आते हैं, वो इलेक्शन जीतते हैं और बाद में अपने एक महल्लात में रहते हुए वापस चले जाते हैं। उनको नहीं पता कि कानून, और कानून हमारा अफसोस की बात है कि 1878 लेकिन का बना हुआ है। अब देखिए, बीइंग एन इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लामिक ममलिकत, जब इस्लामी हुकूमत और मुल्क जो इस्लाम की बुनियाद पे बना है, तो इस्लाम की बुनियाद में तो कवानीन बनाने का हक़ सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। इंसान को तो हक़ ही नहीं है कानून बनाने का। वो तो एग्जीक्यूशन में, उसके फ़ुरुआत में जा सकता है, कुल्लियात में तो नहीं जा सकता। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे कानून हैं जो इस्लामी कानून के ख़िलाफ़ हैं। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि कोई भी कानून, अगर आपको एतराज़ है, किसी को भी एतराज़ है, फेडरल शरीयत कोड बनी हुई है, उसके अंदर आप उस कानून को चैलेंज करें, वो जो भी कानून होगा वो फेडरल शरीयत कोर्ट उसको नल एंड वाइड कर देगी। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इसकी रिसेंटली एग्जांपल है, ट्रांसजेंडर एक्ट का कानून बना जी, वो मैंने चैलेंज किया, उसको फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 19 मई 2023 को उसका फैसला आ गया। फेडरल शरीयत कोर्ट ने उस सारे कानून को गैर कानूनी नल एंड वाइड कर दिया। उस करने के साथ साथ उन्होंने साथ उसको बाकायदा अप्रूव और रिपोर्टेड किया, यानी कि ये बुक्स में भी पब्लिश होगा ताकि आने वाले लोगों को पता चल सके। किसी को भी इतराज़ है, हर पाकिस्तानी का ये हक़ है। कोई कानून आप समझते ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हम पाकिस्तान के असल मालिक हम हैं, आप हैं, मैं, हम इसकी रियासत के, हम इसमें तो इस्लाम है, अल्लाह ताला की ज़ात ने मुसलमान पैदा किया। तो हमारे पास ये जो मिसाल है, इस्लामी कानून में जो हद जारी की जाती है किसी मुजरिम के ऊपर, वो स्पेसिफाई की गई है कि किस तरह के क्राइम की क्या हद है और उसका प्रोसेस क्या है। मिसाल दियत के कानून भी है कुछ केसेस में कि जो दो फ़र्द के दरमियान है, अगर जो मुजरिम को माफ़ करना चाहे दियत ले करके तो उसके एक अमाउंट उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, उसको माफ़ भी कर सकता है। उसी तरह से रिबा, हमारा पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो रिबा पे चलता है, तो ये कानून तो हमने इजाज़त दे दी ना रिबा की। यहाँ पर मैं बताता हूँ, देखिए इस्लाम एक बहुत मॉडर्न मज़हब है। कुछ सेकुलर किस्म के लोग कहते हैं जी वो ओल्ड है, बहुत मॉडर्न। इस्लाम में अल्लाह ताला की ज़ात ने या कुरान पाक में बता दी कि इज्तिमा, इज्तिहाद और ये चीज़ें कि मॉडर्न जो नए आल दो कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता है याद, इसके बावजूद बताया गया कि अगर फिर भी कोई बात रहता नहीं है, मॉडर्न के मुताबिक कोई चीज़ें आएंगी तो उसको इज्तिमा, इज्तिहाद उस वक़्त के मुफ्ती साहिबान बैठ के उसको डिसाइड करेंगे, नए कानून बन सकते हैं, उसकी गुंजाइश है। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, अगर आप ये समझते हैं, हमारे मुफ्ती साहिबान समझते हैं कि ये जो ये गलत है, रिबा या ये चीज़ें गलत हैं, तो फेडरल शरीयत कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। हर एक के पास हक हासिल है, फेडरल शरीयत कोर्ट में उस कानून को चैलेंज कर सकता है, फिर उसको साबित करना पड़ेगा। मैंने ट्रांसजेंडर एक्ट को साबित किया, रिबा के हवाले से कुछ लोगों ने चैलेंज भी किया है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि अगर आप रिबा को चैलेंज करते और रिबा के कानून को हटाना चाहते हैं, अब रिबा बहुत वसी मौजू है, सिर्फ बैंक से हवाले से नहीं है जी जी, लेकिन सिर्फ बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो आप इंटरनेशनल सिस्टम से तो कट ऑफ हो जाते हैं कि सारा इंटरनेशनल सिस्टम ही रिबा पे चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे यही मैं कह रहा हूँ, इज्तिमा, इज्तिहाद की ज़रूरत पेश आएगी। अगर कट आउट कर देंगे तो क्या हमारी स्टेट चल सकती है? इसीलिए फिर ये चीज़ें, उसके बाद अगर फेडरल शरीयत कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं दिया, उनको कोई ना कोई मुफ्ती साहिबान, वो पूरा बोर्ड बैठता है। देखिए मैंने कहा मेरी तो एक मिसाल है कि मुझे ट्रांसजेंडर एक्ट नहीं ठीक लगा, मैंने चैलेंज किया, फेडरल शरीयत कोर्ट ने उसको नल एंड वाइड करके मुझे दे दिया। इसके अलावा इस प्रोफेशन की या चीज़ों की मैं एक तो और ख़ूबसूरती आपको बता दूं कि लॉर्ड मैकाले, उसको चले छोड़ें, कायद मोहम्मद अली जिन्ना, आप ये समझते हैं कि वो एक बहुत अल्लाह ताला की ज़ात का कोई ख़ास उनके ऊपर करम था, उन्होंने पाकिस्तान बनाया, अल्लामा इकबाल ने इस चीज़ को देखिए, उनके प्रोफेशन दोनों के क्या थे। इस चीज़ से मैं ये समझ दिया, उन्होंने ये चीज़ डिसाइड की कि वो लॉ की तालीम से ही एक मुल्क बना सकते हैं, लॉ की तालीम से ही वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल तो बहुत क्लियर थे इस बात के ऊपर कि कानून सिर्फ अल्लाह का
वो कायदे आज़म भी क्लियर थे। शरीयत मुस्तफ़वी होनी चाहिए। कायदे आज़म भी उनको उनकी पर्सनैलिटी को सेकुलर करने की कोशिश करते हैं। नो नो नो, वो बहुत रिलीजियस और बहुत वो अल्लाह ताला की ज़ात के क्लोज। हम जहाँ तक हमारा हम नज़रियात की बात कर रहे हैं तो अल्लामा इकबाल ने नज़रियात जो दिए वो सारी नज़रियात की बुनियाद कानून पर ही है, सोसाइटी के ऊपर ही है। और वो कानून का मंबा जो है, सोर्स जो है, वो अल्लाह ताला की ज़ात और अल्लाह ताला के दीन और शरीयत को ही उन्होंने बयान किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। कहीं भी अल्लामा इकबाल के नज़दीक इंसान को हक़ के इज्तिहाद है और अल्लामा के नज़दीक तो इज्तिहाद वाजिब है। एक माशरे में उसको अपने दौर के मुताबिक रिसर्च करना है लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि किस तरह से लॉ इम्प्लीमेंट हो सकता है। लेकिन लॉ बनाने का हक़, बुनियादी उसूल जो अल्लाह ताला ने दिए हैं, उस पर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला का कानून है कि हमजिनसी नहीं हो सकती। आज मगरिबी दुनिया में हमजिनसी की शादियां भी जायज़ हो गई है, बहुत कुछ, बल्कि हमारे जो हमसाया मुल्क है इंडिया में भी ये सारी चीज़ें। अब ये बुनियादी उसूल तो चेंज नहीं हो सकता है ना। मिसाल अल्लाह ताला ने शराब को हराम करार दिया, बिल्कुल ये तो हलाल नहीं हो सकता ना माशरे में। हम कहें कि क्योंकि अब सारी दुनिया में शराब पी जाती है, अगर आप शराब पीने की इजाज़त नहीं देंगे, यहाँ पे शराब खाने नहीं खोलेंगे आप यहाँ पे, तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप देखिए, और अक्सर मकामात पर हम चाहे उस पर कवर डालने की कोशिश करें कि हमारे पास सिस्टम मौजूद है जो इसको कंट्रोल कर सकता है, फेडरल शरीयत है, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी पे देखें तो हम अल्लाह के कवानीन की मुखालिफत कर रहे हैं अपने कानून बना करके इस सिस्टम के अंदर। अगर जुज़ियात में जाएं तो बहुत सी चीज़ें आती जाएगी। शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए, कानून क्या कहता है, दीन क्या कहता है, तलाक के कानून, इनहेरिटेंस के लॉज, ये सारी चीज़ों में जाते जाएं तो बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं सामने। ये एक इतना यानी कि बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर तो बहुत जितनी डिबेट हो जाए, मुफ्ती साहिबान बैठ जाए, जजी साहिबान बैठ जाए, तो वो बड़ा बहुत एक लंबा वो एक हो जाएगा, बहुत लंबा, जिसका एंड जो है ना वो आज तक हमारे मुफ्ती साहिबान किसी एक पॉइंट है खुला के पॉइंट पे हमारे सारे हमारी बहस यहाँ ये नहीं है क्योंकि हम करियर काउंसलिंग से करें। मैंने ये सवाल को इस जहद से उठाया है आपके सामने कि एक तरफ अल्लाह ताला का कानून है, बिल्कुल है, जिसके ऊपर एक माशरा चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। हमने ये इख्तियार एक तरीके से ले लिया, ठीक है, हमने एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बना लिया है कि एक शरीयत बोर्ड भी है जो अगर कोई चैलेंज करे तो, अगर कोई जैसा आपने कहा, जी बिल्कुल ऐसे ही है, कानून बन गया और कानून, मिसाल शराब हलाल कर दिया गया, अब जब तक कि आवाम में से कोई उठ के चैलेंज नहीं करता, शरीयत बोर्ड भी एक्टिव नहीं होती, नहीं होगी, नहीं वो खुद एक्टिव नहीं होगी। इसका मतलब अगर इस फील्ड में मैं जाता हूँ, क्या बच्चा चला जाता है जो एक दीनी और इस्लामी घराने से हो, तो वो अल्लाह ताला के निज़ाम और सिस्टम के बरखिलाफ एक सिस्टम के अंदर ही जा रहा है ना अपने करियर में। तो उसके पास जितना बड़ा स्कोप उसके पास है ना, वो किसी के पास सिस्टम को बदले, सिस्टम को बदलने का। देखिए यहाँ मुल्क बदल गया, एक वकील के उसकी वजह से मुल्क बन गया ना, बदला ही है ना, एक दूसरा उन्होंने, उसके पास जितना ज़्यादा स्कोप है वो कहीं भी रह के फाइट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास राइट है, वो बजाते खुद फेडरल शरीयत। बहुत अच्छी और खूबसूरत बात की आपने चौधरी साहब यहाँ पर, ये बड़ी एक पेन पॉइंट वाली बात की आपने कि अगर ये तबका लॉयर्स का चाहें तो अल्लाह के कानून को माशरे में ला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये चाहे तो ये काम कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली करते हैं जिसका जितना होता है वो उतने इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, सिस्टम के तहत नहीं करते हैं कि लॉयर्स ये इनिशिएटिव ले कि ये मुल्क अल्लाह के नाम पे बनाए। बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान का मतलब नारा लगा देते हैं कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अमली तौर पे सारे ला है, इल्लल्लाह कहीं नज़र नहीं आता। बस वो तो मैं सारे ला के पीछे लगे हुए हैं। दौलत ला है, शोहरत ला है, इक़्तिदार ला है, शहवत ला है, तागूत ला है, बैरूनी ताकत ला है, सारे ला के गुलाम बने हुए, इल्लल्लाह को छोड़ दिया है हमने। छोड़ दिया। इल्लल्लाह का मतलब, इलाह का मतलब ही होता है फरमान रवा, कमांडर, यानी कानून देने वाला, कानून को का हुक्म देने वाला, हाकिम। इलाह यानी हाकिम होता है, हाकिम। हम उसकी हाकिमियत को छोड़ करके दूसरों की हाकिमियत ले लेते। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर लॉयर्स चाहें, इस फील्ड के अफराद चाहें तो वो कर सकते हैं इस काम को। ज़्यादा फ्रंट मैन बन के वो ज़्यादा खिदमत करके बहुत कुछ चैलेंज करवा सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। मैं आपको एक ही मिसाल दे रहा हूँ, मुझे ये हम जिन्स परस्ती का कानून आया, मैं फ़र्द वाहिद हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने उसको चैलेंज करके अल्हम्दुलिल्लाह उसको ख़त्म करवाया। तो अगर मैं एक वकील होने के नाते कर सकता हूँ तो ये इतना बड़ा स्कोप इसमें है दीन की खिदमत करने के वाले से, इस तरह के वाले से मेरा ख्याल है कि किसी और फील्ड में इतनी बड़ी अगर ये नहीं हो रहा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि बीइंग एन इंडिविजुअल आप एक कानून को चैलेंज करके
उसको दीन के हक में ला सकते हैं जो दीन चाहता है। बिल्कुल। तो अगर आप जैसे 10 और 100 और आ जाएं आगे, जो हर शोबे में देखें जाकर के कहाँ अल्लाह के कानून की मुखालिफत होती है, हमें उसे चैलेंज करना चाहिए, तो सिस्टम बदल सकता है। या मैं एक आपको, लेकिन ये क्यों नहीं होता? फंडामेंटल रीजन एक और मैं बात आपको बताता हूँ, हमारी रियासत या हमारी स्टेट का देखें, एक इस्लामी नज़रियाती कौंसल बनी हुई है जी, ठीक है। ये शायद ज़्यादा लोगों को नहीं पता। वो नज़रियाती कौंसल के जो हमारे मेंबर हैं, जो वो इतनी बड़ी पे भी ले रहे हैं, सब कुछ उनका काम क्या है, उन्होंने यही देखना है कि कौन सा कानून इस्लाम के ख़िलाफ़ बना है, किस पे क्या, और उनके पास इख्तियार है, वो उसको नल एंड वाइट कर सकते हैं। मुझे ये बताया, आज तक किसी को पता है वो क्या पे ले रहे, क्या करे? आइन बड़ा खूबसूरत बना के दे गए हैं हमें, लेकिन अब देखो नज़रियाती कौंसिल अगर चाहे तो जितने इस्लामिक कानून आप कहते हैं वो चाहे तो वो ख़त्म कर दे, लेकिन वो सिर्फ मासवाए अपने जो एंटरटेनमेंट है उनके अलावा तो स्टेट का तो जाहिर बात है। इसका मतलब तो यही निकला ना कि हमारी कौम में, हमारे माशरे में जो मुश्किलात है वो कानून के ज़रिए हल हो सकती हैं कि अल्लाह का कानून अगर आ जाए तो, और ऐसे अफराद अगर इस फील्ड में आ जाएं जो बात तरबियत हो, जिनके अंदर बचपन से ही अक़दार और वैल्यूज़ की तरबियत की गई हो। अल्लामा इकबाल के बकौल है ना कि सबक फिर पढ़, तूने सबक पढ़ना है सदाकत का, इमामत का, तुझे इमामत का काम करना है। उससे पीछे भी एक काम है, जिस तरह हमारा कानून जो बना हुआ है 1898 का, अब उस वक्त क्या आबादी थी, क्या मसाइल थे, वो अब तक इंटैक्ट वो तो इज्तिहाद चाहिए ना आपको। यहाँ पे ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अगर कानून बनाना है तो उसमें कानून जो जानते हैं ना, जो पढ़े लिखे, या ये ना हो बाद में वीडियो वायरल होती है, कितने कानून पास किए जी, 24 कानून पास किए, कौन से वो मैं बाद में बताऊंगी आपको, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसे भी आपके सामने वीडियो वायरल। मैं कहता हूँ अच्छी बात है कि इज्तिहाद होना चाहिए, कानून दौर के मुताबिक बनने चाहिए, लेकिन कानून की बुनियाद अल्लाह का आइन हो, अल्लाह के आइन के साये में हमारा आइन बने यहाँ पर है। और ये काम वही करेगा जो तरबियत याफ्ता हो, जिसकी नज़रियात बने हो, जिसके नज़रियात बने हुए हो, न कि जो सिर्फ नज़रियाती काउंसिल में हो, जिसके नज़रियात हो, जिसके अंदर वैल्यूज हो, जिसके अंदर मिल्लत का दर्द हो, वो ये काम करे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें तीसरी चौथी लाइन से ये शुरू हो जाता है कि कोई भी लॉ जो इस्लाम के कंट्रेरी होगा नहीं बन सकता। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन शुरू ही यहाँ से हो रहा है कि कोई भी कानून जो इस्लाम के खिलाफ है। वरना मैं सिर्फ एक पॉइंट जहाँ रेस कर दूँ कि 250 मिलियन की आबादी में कितने अफराद हैं जिन्होंने पाकिस्तान का आइन पढ़ा भी होगा? जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, नहीं पढ़ा, इसीलिए तो नज़रियाती जो हमारी कौंसिल है उसका भी तो इसीलिए नहीं पता, और उनको भी अपने काम का नहीं पता। वो भी दूसरी बात, अहम जो चीज़ है, जो अहम पॉइंट, अहम चीज़ है कि कानून उनको बनाने की या उनकी कमेटी बनाई जाए कानून बनाने के लिए, जो कानून को पढ़ते हैं, इम्प्लीमेंट कराते हैं, जाते हैं, जिनको कानून का पता होता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। हमारा प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, हम नतीजे में इसमें पहुँचे थे कि ये फ़ील्ड वो फ़ील्ड है जो बहुत खूबसूरत और ज़ेबा नतीजा हमने आज की इस गुफ्तगू से निकाला कि हमारे मुल्क के हालात, हमारे माशरती हालात, हमारे यहाँ जो कानून कुशी होती है, हर फ़र्द जो कर रहा होता है यहाँ पे, जराइम, डकैती, चोरी, रिश्वत, फ्रॉड, हर चीज़ जो हो रही है, ये कानून कुशी है, कानून की मुखालिफत है। ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं अगर वो तबका जो कानून के अंदर है, कानून का मुहाफ़िज़ हैं, लॉयर्स हज़रात हैं, वो चाहें तो मुल्क के कानून को शरीयत का कानून बना सकते हैं। उनके अंदर ये सलाहियत हैं, ये इस्तिताद हैं, लेकिन ये वो ही करेगा जिसके अंदर बुनियादी अक़दार मौजूद हो, वैल्यूज़ मौजूद हो। जो हर फील्ड में इसलिए चला जाता है कि वहाँ से पैसे कमाने हैं, तो वो ये काम नहीं कर सकता, बल्कि वो तो इन्हीं गलत कानून से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा कि मैं अपनी जेब में कितना डालूँ यहाँ पर। इसलिए नाज़रीन, वालिदैन बिलखुसूस, अगर आपका बच्चा, वो बच्चा जो बासलाहियत है, जो हक़ परस्ती जिसमें आपको नज़र आती है, जिसमें सदाकत है, जिसके अंदर जुर्रत है, और जो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहता है, जो अपने मकसद खिलकत को समझ गया है अपनी जवानी के अंदर, जिसका मकसद, जिसकी जहद ज़िंदगी की सिर्फ खुशनूदी खुदा है,
ऐसे बच्चों को कानून की फील्ड में जाना चाहिए, आपने डालना चाहिए, ताकि वो जा कर के मुल्क की तकदीर को बदलें, मुल्क की जहद को बदलें, इलाही जहद पे ले आए, और जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस मकसद को अमली करे। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ही है कि अल्लाह का कानून और किसी का कानून नहीं। तो ये वो बच्चे कर सकते हैं जिनकी तरबियत दुरुस्त रास्ते पर हुई है, और उनको यकीनन इस फील्ड में जाना चाहिए, तब बहुत सी तब्दीलियाँ आ सकती है। इंशाअल्लाह इसी तरह के मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करते रहेंगे और आप भी मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। हमारा काम होता है एक नज़रिया देना, एक फ़िक्र देना, एक सोच देना। आगे फ़ैसला आपका होता है कि आप अपने बच्चों के हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं। यहाँ पर अगले एपिसोड तक अल्लाह हाफ़िज़। मुझको अच्छे से सवारे मेरे बचपन के सहारे, खाक हूँ मैं तू आसमां, मामता है मेरा बाग़बान।